एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Saqib Khan, your English lecturer, and I would like to ask, how are you? I hope you all are doing good. And as usual, before moving towards our today's lecture, I would like to share a hadith mubarakah with you. That is the saying of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam said, "You do not do evil with those who do evil to you, but you deal with them with forgiveness and kindness." So that is the word of Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam for today's message of the day, you can say. And in this particular hadith mubarakah, Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam is saying to us, in fact is ordering to us, that we are not supposed to deal with the people with harsh words, with harsh hands, with iron fist, to those particular person, to those particular people who basically do bad with us, do evil with us. But on the other hand, contrarily, we need to deal with them with forgiveness and kindness. So their harsh treatment, their harsh behavior deserves a kindness or a treatment of forgiveness from our side, because that was the real practice of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. It was his sunnat, and we all know what he did on the triumph of Makkah, जिसको हम फतह मक्का कहते हैं. So what he did at that particular time or occasion, when he entered into the city of Makkah, जब वो दाखिल हो रहे थे, तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चिन, अपनी ऊँटनी के एक ऊपर एक स्टैंड बना होता है, एक आप कह लें कि हैंडल होता है, जो कि ऑलमोस्ट 2 फिस्ट जितना होता है, 2 हाथों से उसको पकड़ा जा सकता है, ताकि उसकी जो डेजर्ट के अंदर मूवमेंट है उसके साथ हम सिंक्रोनाइज हो जाएं और जो एब्डोमेन और स्टमक के प्रॉब्लम है वो ना हो. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें मक्का में एज ए ट्रायम्फ्ड और एक फातेह के तौर पे, एक कॉन्करर के तौर पे दाखिल होते हुए क्या किया कि उन्होंने दोनों हाथों से उस हैंडल को पकड़ा और अपनी चिन, अपनी ठोड़ी मुबारक उसके ऊपर रख ली, यूँ करके, यूँ. और अब वो मक्का के अंदर दाखिल हुए. तो सहाबा कराम जो साथ साथ जा रहे थे, उन्होंने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें क्या हिकमत है? तो आपने ये फरमाया कि मैं चूँकि फ़ातिह के तौर पे मक्का में दाखिल हो रहा हूँ, तो कहीं मेरा रब मुझे ये ना समझ ले कि मैं मगरूर हूँ या मेरे में गुरूर आ गया, लिहाजा मैंने अपनी जो चिन है उसको इस हैंडल के ऊपर टिका लिया, ताकि मैं आजिज़ी के साथ शहर में दाखिल हूँ. और ये कौन कह रहा है? जिनके लिए तमाम कायनात वजूद में है, जिनके लिए हर चीज़ बनी है, और जिनके दिल का सारा हाल अल्लाह ताला को मालूम है, बल्कि जो अल्लाह ताला फरमाता है वही वो करते हैं, वो ख़ुद से कोई ऐसा काम नहीं करते, ना उनसे कभी कोई गलती या लफ्ज़िश सरजद हो सकती है, नाउज़ुबिल्लाह. तो वो ये कहते हैं. और फिर जब वो अंदर दाखिल होते हैं और जब पूछते हैं लोगों से कि मैं आपके साथ क्या मामला करूं, तो वो आगे से लोग ये कहते हैं कि जो एक भाई अपने भाई से करता है. तो उस दिन आम माफ़ी दे दी जाती है तमाम कुफ़ार को, तमाम उन लोगों को जिन्होंने आपका, आपके घर वालों का बेहद ज़्यादा जो है वो जीना मुश्किल किया हुआ था, दोबर किया हुआ था, जीना मुहाल किया हुआ था, तमाम तर मुश्किलात आपके ऊपर ला ला के खड़ी करते थे. और जिसका हमने हवाला देखा था एक कॉम्प्रीहेंशन में शेब अबी तालिब में भी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके तमाम घर वालों के ऊपर किस कदर मुसीबतें तोड़ी गई, क्या क्या जुल्म सितम किए गए, और यहाँ तक कि उनको उनके आबा व अजदाद के फोर फादर्स के घर से, सिटी टाउन से निकाल दिया गया, जिसके वो बज़ाते ख़ुद सरदार थे. वहाँ से उन्हें निकाल के हिजरत करने पे मजबूर किया, वो मदीना गए. वहाँ से वापस आते हैं हज करने के लिए, उन्हें हज की इजाज़त नहीं दी जाती, कहा जाता है कि आप अगले साल आइएगा. तो ये सारे जुल्म सितम जहन में रखते हुए अब आप ये देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या करना चाहिए था. उन्हें तो उसी तरह ट्रीट करना चाहिए था जिस तरह कुफ़ार उनको किया करते थे, लेकिन ये निशानी थी उनके रहमतुल लिल आलमीन होने की कि उन्होंने उन तमाम को फ़ौरी तौर पे बख्श दिया. तमाम वो गुनाह, तमाम वो जुल्म सितम, ज़्यादतियाँ जो उनकी ज़ात के ऊपर, उनकी फ़ैमिली के ऊपर, उनके घर वालों पे की गई थी, वो तमाम आपने माफ़ फरमा दी.
फ़तह मक्के वाले दिन सबको आम माफ़ी का ऐलान हो गया। तो ये हदीस मुबारक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सिर्फ हमें किताबों की हद तक या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घर वालों के हद तक नहीं रखना कि वो ये कर सकते थे और उन्होंने ये किया, हमें भी इसको करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑब्वियसली हम उस लेवल पे तो नहीं जा सकते, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर करें। अपने इर्द गिर्द जो कोई भी आपका बड़ा बहन भाई है, छोटा बहन भाई है, कोई और दोस्त अहबाब है, उनसे अगर आपके साथ गलती होती है, वो आपके साथ किसी जगह पे जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं, तो उसको माफ़ कर दें और उसको ये कहें कि अल्लाह के नाम पे, रसूल के नाम पे मैंने आपको माफ़ कर दिया। और फिर देखें कि उसका ताल्लुक़ आपके साथ कैसा होता है, फिर देखें कि वो आपका किस कदर गर्विदा होता है और वो किस तरह से फिर आपके साथ अखलाक के साथ पेश आता है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का फैज़ भी है और बरकत भी है। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। इसके बाद हमारा जो लेक्चर है आज का बच्चों, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड व्हाट टेंसेस आर, what is the aspect of tense, and what is the structure and contents of sentences. These three things were discussed in the previous lecture and we did it in very detailed manner. I hope you would get a complete idea of it. Today we are going to start our tenses, and the first tense of this series is present indefinite tense. Now you people have been listening about this tense for so long, like in 6th class I think you must have been started listening about this tense, और बताया गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये होता है, वो होता है। मुझे जहाँ तक याद रहता है और मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस है बच्चों का, इन्हें महज एक लफ्ज़ या एक लाइन याद रहती है कि हर वो जुमला जिसके एंड में ता है, ती है वगैरह आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इसके आगे हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कंप्लीट डिटेल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ईजी टेंस है। एक बार अगर आपने इसका आइडिया डेवलप कर लिया, कॉन्सेप्ट आपको आ गया, तो बाकी टेंसेस फिर आपके लिए बहुत ईजी हैं। बाकी टेंसेस के लिए फिर आपके पास कोई मुश्किल नहीं रहेगी उनको अंडरस्टैंड करना। हमेशा किसी भी मुश्किल सिनेरियो को सीखने से पहले उसके लिए उससे रिलेटेड जो है कंपैरेटिवली आसान सिनेरियो को, बेसिक सिनेरियो को, बेसिक चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को समझा जाता है और फिर आगे चला जाता है ताकि आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जहाँ तक ताल्लुक़ है, बात है प्रेजेंट की, तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट जो टेंस है, जो टाइम है, वो प्रेजेंट का है, और इसका जो एस्पेक्ट है, जो उसकी काइंड है, जो उसकी फॉर्म है, वो इनडेफिनिट है। बहुत जगहों पे इसको सिंपल भी कह दिया जाता है, लेकिन अगर एक्टिव फॉर्म में हम वर्ब की वो वाली हालत जिसमें एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसमें अगर देखें तो ये एक्टिव फॉर्म के अंदर आते हुए इनडेफिनिट कहलाता है, ये सिंपल नहीं कहलाता। तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस जो है, इसको अगर हम देखें तो ये 3 तरह की चीज़ों को डील करता है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, और ये पेज नंबर 209 पे है आपके नोट्स के, ये भी देख लीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इट डील्स विद आवर हैबिट्स, routines, and proven facts। ये चीज़ें तीनों आपने याद रखनी हैं। सबसे पहले हैबिट्स, रूटीन्स, प्रूवन फैक्ट्स, इन 3 चीज़ों को डायरेक्टली डील करता है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। नाउ विल डिस्कस के हाउ हैबिट्स को किस तरह से डील करता है। आपने जब भी कभी अपनी आदत किसी को बतानी होती है, तो आप नोइंगली, अननोइंगली, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही यूज़ कर रहे होते हैं। मसलन आपने किसी को कहना है कि मैं ब्रेकफास्ट में चाय नहीं पीता, इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, आई डू नॉट या डोंट टेक टी इन ब्रेकफास्ट। आई डू नॉट टेक टी इन ब्रेकफास्ट। अब ये आपकी आदत है, आपने आदत बयान की है। आप इसका जब उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो ये क्या होगा? मैं नाश्ते में चाय नहीं पीता। ये आपकी हैबिट है, पीता। जो बचपन से हमने तारीफ़ याद की हुई है कि जुमले के एंड में ता है, ती है वगैरह आएगा, उसके अकॉर्डिंगली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आपने इसको देखना है। अब अगर हम बात करें रूटीन की,
ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। इसका भी तर्जुमा लिख लेते हैं। वो हर रोज़ सैर को जाता है। अब अगेन, हर रोज़, वो हर रोज़ मीन रूटीन है उसकी, हर रोज़ सैर को जाता है। ऑन एवरी मॉर्निंग, हर सुबह सैर को जाता है। ऑन डेली बेसिस, डेली, ऑन एवरी डे। आई गो टू स्कूल डेली, मैं हर रोज़ स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल रेगुलरली, मैं बाकायदगी से स्कूल जाता हूँ। ये क्या है? रूटीन है, राइट। ईद उल फितर कम्स आफ्टर रमज़ान, ईद उल अज़हा कम्स आफ्टर ईद उल फितर। रूटीन है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो जो रूटीन मैटर्स हैं उनको भी डील किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एज लाइक हैबिट्स को, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया। एंड नाउ कम्स टुवर्ड्स प्रूवन फैक्ट्स। लाइक प्रूवन फैक्ट क्या है? अर्थ revolves around the sun. अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। अब ये क्या है? ये एक प्रूवन फैक्ट है, ये साबित शुदा हकीकत है, तस्लीम की हुई है। रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये क्या है? प्रूवन फैक्ट है। 2 and 2 makes 4, 2 जमा 2 4 होते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये पूरा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। तो ये 3 चीज़ें बच्चों अमूमी तौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डील की जाती हैं। इनको बयान करने के लिए खा उर्दू हो या इंग्लिश हो, हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहारा लेना पड़ता है। इसके अकॉर्डिंगली हम इसको बयान करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर हाल में होने वाले कामों को हम बयान करें और उसमें हमारी रूटीन जो है वो पाई जाए, उसमें हमारी हैबिट्स पाई जाएँ, उसमें प्रूवन फैक्ट्स पाए जाएँ, तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नाउ देयर इज़ अनदर डिबेट विच नीड्स प्रॉपर अटेंशन एंड टाइम ऑल्सो, that where we need to put s and es and where we are not supposed to put, क्योंकि ये एक कॉमन चीज़ है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड है और एसोसिएटेड है, हर एक को पता है। लेकिन इसको भी हम आज एक थोड़े से नए वे में ट्राई करके कोशिश करेंगे लर्न करने की, अंडरस्टैंड करने की, ताकि आपको इसके अंदर भी जो हमेशा से एम्बिग्यूटीज़ और कन्फ्यूजन्स और प्रॉब्लम्स रहती हैं जो हम फौरी तौर पे सीखने के बाद भूल जाते हैं, हमें उनका सामना ना करना पड़े, हम इनको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। अभी तक जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो ये है कि प्रेजेंट का जो प्रेजेंट टेंस है उसका पहला एस्पेक्ट, उसकी पहली शक्ल जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने आपको बताया था कि ये जो हालत है किसी भी टेंस की, इसको हम कहते हैं एस्पेक्ट। और ये अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ टेंस एंड व्हाट इज़ एस्पेक्ट। मैंने आपको कहा था कि जो मेरा लेक्चर है उसको अच्छे तरीके से सुने, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, याद करने की कोशिश करें। मैं किसी वक्त भी आपको टेस्ट के अंदर ये वाले क्वेश्चंस भी दे सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं सारे आपकी जो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो दूंगा। ये चीज़ें आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है कि व्हाट इज़ टेंस एंड व्हाट इज़ एस्पेक्ट। एस्पेक्ट क्या होता है? जो उसकी अगली हालत होती है। मसलन प्रेजेंट के 4 एस्पेक्ट्स हैं जो हमने उस दिन डिस्कस किया था। इंडेफिनिट है, कॉन्टीन्यूस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो ये पहला एस्पेक्ट जो है इसका वो आज हमने डील किया और हमने इसको डिस्कस किया कि ये हैबिट्स को, रूटीन्स को और प्रूवन फैक्ट्स को डील करता है। इनको बयान करने के लिए आपको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट की ज़रूरत होती है, पास या फ्यूचर इंडेफिनिट की ज़रूरत नहीं होती। और फिर हमने एक एक एग्जाम्पल से इनको अंडरस्टैंड भी किया कि व्हाट इज़ माई हैबिट, आई डोंट टेक टी इन ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते में चाय नहीं पीता। वो हर रोज़ सैर को जाता है। रूटीन को किस तरह डील किया? ही गोज़ फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, या डेली या एवरी डे, तो वो आ गया। और प्रूवन फैक्ट्स, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। तो प्रूवन फैक्ट्स को बयान करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई होप कि यहाँ तक जो आइडिया दिया गया आपको वो आपने बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब कर लिया होगा। इसके आगे चलते हैं। राइट बच्चों, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ जो थिंग्स टू रिमेंबर हैं रिगार्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि आपको बार बार इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, वो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। उसके बाद फिर हम देखेंगे फर्दर इसको किस तरह से लेके चलें। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू मेंशन द थिंग्स टू रिमेंबर। और ये आप जहाँ कहीं पे भी इसको नोट करें, आप अलग से अपने रजिस्टर पे एक साइड पे मार्जिन लाइन लगा के प्रेजेंट इंडेफिनिट के हवाले से ये थिंग्स टू रिमेंबर याद कर लें या लिख लें। सबसे पहले
आपने याद रखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है, हेल्पिंग वर्ब। व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग वर्ब तो इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? इसमें बच्चों दो तरह के हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे। पहला है डज एंड द अदर वन इज़ डू। हमें पता है कि डज किसके साथ आएगा और डू किसके साथ आएगा, वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। डज जो है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ आएगा, ये डज है। डू को देखते हैं जी, तमाम प्लूरल्स के साथ, ये हेल्पिंग वर्ब। और ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, डज और डू, व्हेन एवर इट कम्स टू नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। जब नेगेटिव होगा सेंटेंस या इंट्रोगेटिव होगा तब हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, उसके अलावा नहीं। ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब्स कि हमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ करने हैं। इसके अलावा हमने देखना है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस का इजाफा करना पड़ता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। जब कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या तो मीन थ्रू आउट अगर हम देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, लेकिन कई जगहों पे हमें एस या ई एस का इजाफा भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ये याद कर लें कि जो मेन वर्ब है इसका वो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस एस या ई एस का इजाफा। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी कॉमन है जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं वो ये कि हम जब भी बच्चों से पूछते हैं कि एस या ई एस का इजाफा कहाँ होगा, तो वो हमें फौरी तौर पे बता देते हैं कि सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ एस या ई एस का इजाफा हो जाएगा। मसलन अगर ही है, शी है, इट है या सिंगुलर नेम है, तो इसके साथ जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे वो होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और यानी कि या ई एस। ये देख लें, ही, शी, इट, नेम प्लस बेस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। अब यहाँ पर एक चीज़ हमने अंडरस्टैंड ये करनी है बच्चों कि एस हमने किस वर्ब के साथ लगाना है और ई एस हमने किस वर्ब के साथ लगाना है। ये आपको बात समझ आ रही है कि ही, शी, इट और नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। लेकिन एस कौन से वर्ब के साथ लगाना है और ई एस कौन से वर्ब के साथ लगाना है, इसको अंडरस्टैंड करना है थोड़ा। और क्योंकि इसको हमने प्रॉपर्ली देखा भी नहीं, समझा भी नहीं है, समझने की कोशिश नहीं की। लेट्स से अगर पहले से आपको पता है दैट्स रियली गुड, लेकिन अगर नहीं पता तो आज हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने किस वर्ब की फॉर्म के साथ एस लगाना है और किसके साथ ई एस लगाना है। पेज नंबर 205 पे जहाँ मैंने आपको बताया था वहाँ पे ये मालूमात मौजूद है नोट्स में, आप उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे एक पोर्शन में आपको समझाता हूँ। तो बच्चों वो तमाम वर्ब्स जो जिनके एंड पे लेटर डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, ओ आ जाए या एक्स आ जाए, ये जो पूरी फैमिली बनती है वर्ब्स की, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। वो वाले वर्ब्स जिनके बाद डबल एस आ जाए, मीन आखिरी लफ्ज़ डबल एस हो, वो वाले वर्ब्स जिनके एंड पे सी एच आए, जिनके एंड पे एस एच आए, जिनके एंड पे ओ आए और जिनके एंड पे एक्स आ जाए। जब ये वाले वर्ब्स आ जाएं आपके पास तो आपने उनके बाद क्या लगाना होता है, ये आप याद कर लें। आपको उनके बाद प्लेस करना है ई एस। इन तमाम के बाद आप ई एस लगाएंगे, इनके बाद कभी एस नहीं लगेगा। और इनके अलावा जितने भी वर्ब्स हैं उनके बाद आप एस लगाएंगे। इनकी हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। मुझे लग रहा है कि अभी आपको इस बात की समझ नहीं आ रही। लेट्स से हमने पहली मिसाल जो थी वो डबल एस की दी थी। मैं डबल एस आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि डबल एस कौन सा बनता है। लाइक पास, ही पास फ्रॉम दिस वे, थ्रू दिस वे। अब पास जो वर्ब है, इस वर्ब के एंड में चूँकि डबल एस आ गया तो हमने इसके साथ क्या इजाफा करना है, ई एस। क्या बन जाएगा, पासेस, ही पासेस। अच्छा जी, हमने बात की थी सी एच की, मसलन हम यहाँ पे लिख लेते हैं रीच,
रीच पहुंचना, प्रीच तबलीग करना, टीच पढ़ाना, इन सब के एंड में क्या है CH। अब जब कभी ये थर्ड पर्सन के साथ आ जाएंगे ही शीट और नेम के साथ, तो इनके बाद भी हमें क्या लगाना पड़ेगा ES, तो हम इनके बाद भी ES लगा देंगे। मसलन रीचेस, प्रीचेस, टीचेस, ही रीचेस, शी रीचेस, इट रीचेस, असलम रीचेस। नेक्स्ट मैंने लिखा था जी SH, आप इसकी मिसाल ले लें, विश, SH आ गया एंड पे, विश। अब अगर विश आता है तो आपको इसके एंड पे क्या करना पड़ेगा, wishes, he wishes to become a doctor, she wishes to become a teacher। ठीक है, तो जहां कहीं SH आ जाए, SS passes, CH reaches, SH ES, इन तमाम के बाद आपने देखा हमने ES लगाया, ES, और डिफरेंट कलर्स में लिखने का मकसद भी ये है कि आप इनको अंडरस्टैंड कर सकें। passes, reaches, wishes। अब हम O को देखते हैं। O के लिए सबसे अच्छी मिसाल है go। गो के साथ हम कभी एस नहीं लगाते, क्या लगाते हैं ES, गोज। इसकी एक और बहुत बड़ी मिसाल है जो अभी मैंने वहाँ लिखी हुई भी है, ये देखें, मसलन डू। और क्या करते हैं हम इसके साथ, एस लगाते हैं या ES लगाते हैं। डू ये सिंपल फॉर्म है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली फॉर्म है जो सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ यूज़ होती है। तो क्या लगा हुआ है ES, ये भी आपको मिसाल से समझ आ गया, डज, राइट। तो ये वाले वर्ब, ऐसे वर्ब जिनका आखिरी लफ्ज़ SS हो, CH हो, SH हो या O हो, हमें उसके बाद फ़ौरन ES लगाना है। यहाँ पे जो हम कहते हैं ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES, S या ES, तो S कहाँ और ES कहाँ, ये इसको डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि यहाँ पे ES यहाँ पे और इनके अलावा तमाम के साथ S। मसलन अब हम X को देख लेते हैं, फिक्स, एंड पे X आ रहा है, फिक्स। अब हमें भी इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा ES, फिक्सेस, ही फिक्सेस माई प्रॉब्लम, शी फिक्सेस माई प्रॉब्लम। ये आपको बात समझ आ रही है। ये एक इसका कॉन्सेप्ट है जो हम अक्सर बोलते हैं। मैं पहले बच्चों को ये बताता हूँ कि ये तो हमें पता लग गया कि ही, शी, इट और नेम जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, इनके साथ वर्ब जब आएगी तो हमने ऐसे ES का इजाफा कर देना है। लेकिन हम ये हमेशा कहते हैं S या ES, तो कहाँ पर S और कहाँ पर ES, ये जो दरमियान वाला या है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सिर्फ याद किए हुए, ये सुने हुए लफ्ज़ों के साथ ही करना है। इसकी लॉजिक या जो इसका ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको नहीं समझना। तो इसका ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट ये है जो मैंने आपको बताया कि पेज नंबर 209 के ऊपर लिखा हुआ है आपके नोट्स में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो वर्ब्स SS पे, CH पे, SH पे, O पे और X पे ख़त्म होते हैं, इनके बाद हमेशा हम क्या लगाते हैं ES। और इनके अलावा हमारे पास जितने भी वर्ब्स हैं जो कि इन अल्फाज पे ख़त्म नहीं होते, उनके बाद खाली S लगाना होता है, उनके बाद ES नहीं लगाना होता। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम इसको कैसे डील करते हैं। और ये जब आप अंडरस्टैंड कर लें सारा कॉन्सेप्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो फिर आपको लाजमी तौर पे इसकी दी गई एक्सरसाइज जो नोट्स में अवेलेबल है, आपकी PTB में जो टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है उसके अंदर अवेलेबल है, वो एक्सरसाइज लाजमी करें। रीज़न क्या है कि आपके जितना भी एनुअल एग्ज़ाम का पेपर जो है उसमें जितने भी सेंटेंसेस आने हैं आपको, वो तमाम इन्हीं जगहों से आने हैं, इन्हीं एक्सरसाइज से आने हैं। तो अगर आप ये एक्सरसाइजेज अच्छे तरह से पूरे साल में प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर ये भी आपके मार्क्स जो हैं ये कंफर्म है, इनको आपसे कोई छीन नहीं सकता। अब हम देखने लगेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फॉर्म में किस तरह से डील किया जाता है। सिंपल जुमला, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जो कि ना तो नेगेटिव होता है बच्चों और ना ही इंट्रोगेटिव होता है, इसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। ये आपने याद रखना है, सिंपल सेंटेंस। अब इसमें हमें थोड़ा सा ग्रुपिंग करनी पड़ेगी प्रोनाउंस की। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन। सिंगुलर फर्स्ट पर्सन में हम एक एग्जांपल ले लेंगे वर्ब की और उसके साथ फिर हम सारे प्रोनाउंस को साथ साथ डील करते जाएंगे। तो सिंगुलर जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या है जी, आई।
आई, और मैं वर्ब ले लेता हूँ स्लीप, आई स्लीप। अब अगर सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है और सिंपल सेंटेंस लिखना है तो डायरेक्ट हमने क्या किया, प्रोनाउन के फ़ौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। इसी तरह अगर हमें लेना है सिंगुलर सेकंड पर्सन, तो बच्चों ये बन जाएगा, प्रोनाउन क्या है, सेकंड पर्सन यू, और इसका जो वर्ब है वो सेम रहेगा क्योंकि हम इसके साथ चूँकि ये सिंगुलर है लेकिन सेकंड पर्सन है तो हम इसके साथ एस आई एस का इजाफा नहीं करते, हम सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ सिर्फ एस आई एस का इजाफा करते हैं। अब हम देखते हैं सिंगुलर थर्ड पर्सन। सिंगुलर थर्ड पर्सन को अगर आप देखेंगे तो ये होगा ही, शी, इट और एनी नेम, असलम। इनके साथ जब भी कभी वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, लाइक स्लीप, ही स्लीप, लेकिन साथ में हमें एस या ई एस का इजाफा करना है। तो पहले मैं अभी जो दिया गया कॉन्सेप्ट है उसको आपसे पूछ लेता हूँ। अभी मैंने पूछा था कि एस या ई एस, ये हमने डिफाइन किया था, तो यहाँ पे खुद आप दे के बताएं उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या इसके साथ एस आना चाहिए या ई एस आना चाहिए। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट लिया था, अभी हमने कॉन्सेप्ट किया था कि डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और ओ जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ई एस लगाना पड़ेगा। तो देखें इसके वर्ड, इस वर्ब के एंड पे कहीं पे इन सारे अल्फाज में से कोई लफ्ज़ है, मीन डबल एस है इसके एंड पे, नहीं है, सी एच है, नहीं है, एस एच है, नहीं है, एक्स है, नहीं है, ओ है, नहीं है। तो यहाँ पे चूँकि ये तमाम अल्फाज नहीं है जो कि हमने सीखे थे कि ये अल्फाज होंगे तो हम ई एस लगाएंगे, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसके साथ एस लगा देंगे। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे भी सिंगुलर थर्ड पर्सन आ जाएगा हमें वहाँ पर इनके साथ वर्ब की फर्स्ट के साथ एस या ई एस लगाना। तो ये ही स्लीप्स हो गया, इट स्लीप्स हो गया, शी स्लीप्स हो गया और असलम स्लीप्स हो गया। जबकि यहाँ पे आपने देखा था सिंपल क्या था, आई स्लीप, यू स्लीप, और ही स्लीप्स, शी स्लीप्स, इट स्लीप्स और असलम स्लीप्स। ये दो थे हमारे सिंगुलर फर्स्ट पर्सन। अब हम देखते हैं सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन। अब हम देखते हैं प्लूरल के एतबार से कि इसको प्लूरल में कैसे डील करना है। प्लूरल फर्स्ट पर्सन को देखते हैं जी कि इसको हमने कैसे डील करना है। अब सिंगुलर फर्स्ट पर्सन अगर आई था तो प्लूरल फर्स्ट पर्सन क्या होगा, वही, और हमने इसके साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है उसके साथ आपने याद रखना है कि हमने कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। तो सिंपल हो गया, वही स्लीप। इसी तरह हम देखते हैं प्लूरल सेकंड पर्सन क्या करता है। प्लूरल सेकंड पर्सन क्या वर्ड होता है जी, यू, यू, और इसके साथ क्या होगा, सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन कोई एस का या ई एस का इजाफा नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लूरल थर्ड पर्सन। और प्लूरल थर्ड पर्सन क्या होता है, एक ही वर्ड होता है दे, या इसमें नेम्स भी होते हैं। यहाँ पे एक नाम था असलम, यहाँ पे दो नाम हो सकते हैं, मसलन असलम एंड अकरम। अब इनके आगे हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट, और इनके साथ भी हम कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। क्या बन जाएगा, दे स्लीप, असलम एंड अकरम स्लीप। तो आपने अंडरस्टैंड किया कि सिंपल जब हम टेंस देखते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, प्रोनाउन के फ़ौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है।
सिंगुलर फर्स्ट पर्सन होगा प्रोनाउन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर सेकंड पर्सन होगा प्रोनाउन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा प्रोनाउंस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन साथ एस या ई एस का इजाफा। इस पॉइंट को आपको लाजमी तौर पे नोट करना है। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही बेसिक पहचान भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। यहाँ तक इसको अंडरस्टैंड कर लें अच्छे तरीके से। इसके बाद प्लूरल पे जब आएंगे तो प्लूरल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के फ़ौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल सेकंड पर्सन प्रोनाउन के बाद फ़ौरन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल थर्ड पर्सन प्रोनाउन के बाद या नामों के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं। सिंपल तक आपको बात समझ आ गई है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। फर्दर मैं आपको आगे अब इसके नेगेटिव या इंट्रोगेटिव जो है वो अब हम करते हैं। नेगेटिव देखें बच्चों, मैंने आपको जो थिंग्स टू रिमेंबर बताया था उसमें मैंने कहा था कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जैसे ही आएंगे साथ ही आपको हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि सिंगुलर फर्स्ट पर्सन में ये किस तरह से यूज़ होता है। देखें जी, पहले हम इसका थोड़ा सा एक सिंटेक्स लिखते हैं। लाइक सब्जेक्ट, एस से सब्जेक्ट है प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट और प्लस आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम इसको देख लेते हैं जी। हमारे पास पहला जो हेल्पिंग वर्ब है सिंगुलर फर्स्ट पर्सन वो क्या है, आई। अब मैंने आपको बताया था कि आई के साथ क्या लगेगा, डू। आई के साथ हमेशा डज नहीं लगेगा, डज सिर्फ लगेगा तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ। तो आई हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, डू नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये नॉट है इसको नेगेटिव करने के लिए। और अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जो मैंने लिखा था, आई डू नॉट स्लीप, आई डू नॉट स्लीप। प्रेजेंट में सिंपल में क्या था, आई स्लीप। नेगेटिव में आ गए तो आई डू नॉट स्लीप और हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारा डू है, इसको आपने याद रखना है। ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन था। अब हम सिंगुलर सेकंड पर्सन देखते हैं। सिंगुलर सेकंड पर्सन में देखते हैं जी कि हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस उसी तरह हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। सिंपल सेकंड पर्सन होता है यू, हेल्पिंग वर्ब यू के साथ कौन सा आएगा, अगेन डू नॉट या डोंट, यू डू नॉट या डू यू डोंट स्लीप। डोंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी शॉर्टर फॉर्म है, यू डू नॉट स्लीप। पहले क्या हमने पढ़ा था सिंपल में, यू स्लीप। अब हमने नेगेटिव किया तो ये हो गया यू डू नॉट स्लीप। इसी तरह अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या होता है। सिंगुलर थर्ड पर्सन में चूँकि हमारे पास अल्फाज काफ़ी हैं, लाइक पहले मैं इसका भी लिख देता हूँ आपको सिंटेक्स। उसी तरह सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमारे पास इसमें हेल्पिंग वर्ब हैं ही, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, शी, इट एंड सिंगुलर नेम मसलन असलम या जो भी व्हाटएवर। इसके आगे हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, डू नहीं बल्कि डज, डज नॉट। और उसी तरह हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ही डज नॉट स्लीप। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें डज नॉट आ गया। अब आप देख लें, ही डज नॉट स्लीप, शी डज नॉट स्लीप, इट डज नॉट स्लीप एंड असलम डज नॉट स्लीप। ये चीज़ आपने बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब करनी है कि जब कभी भी बच्चों हम डज नॉट लगा देंगे, क्योंकि ये अगले टेंसेस में भी आपको इस्तेमाल होगा, डज नॉट, तो फिर यहाँ पे एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर थर्ड पर्सन जब भी आएगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे, लेकिन नेगेटिव में हम नहीं करते, क्योंकि नेगेटिव में हम ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब के साथ पहले से कर चुके हुए हैं। तो ये चूँकि डू है, सबके साथ डू आ रहा है, ये देखिए यहाँ भी डू है, यहाँ भी डू। यहाँ पे अगर ये डज आ रहा है तो इसका मतलब है इसके साथ ई एस का इजाफा पहले ही हो चुका है, लिहाजा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड करनी।
अगर आप यहाँ पे भी डज नॉट स्लीप्स लिख देंगे तो ये इंटायरली गलत जुमला है। ग्रामेटिकल मिस्टेक का मतलब है, टेंसेस की मिस्टेक का मतलब है कि आपने बिल्कुल गलत कर दिया और इसका एक नंबर भी आपको नहीं मिलने वाला। ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी, ठीक है। तो ये ही डज नॉट स्लीप्स नहीं होगा, ही डज नॉट स्लीप होगा, शी डज नॉट स्लीप होगा, इट डज नॉट स्लीप होगा और असलम डज नॉट स्लीप होगा। इसी तरह अब हम देख लेते हैं प्लूरल फर्स्ट पर्सन कि उसको हमने इंट्रोगेटिव करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। प्लूरल फर्स्ट पर्सन, फॉर्मूला सबका सेम रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ये आपके पास नोट्स में भी मेंशन है, पेज नंबर 210 पे। अच्छा जी, प्लूरल्स फर्स्ट पर्सन जो है वो हमारे पास वो है वी, प्लूरल फर्स्ट पर्सन वी। अब वी के साथ हमने देखना कि हेल्पिंग वर्ब कौन से आ रहे हैं, तो वी के साथ भी हेल्पिंग वर्ब आएगा वी डू नॉट, और आगे हम उसी तरह अपनी ऐड कर लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी डू नॉट स्लीप। अब हम देखते हैं प्लूरल सेकंड पर्सन। प्लूरल सेकंड पर्सन जो है वो यू रहता है, और यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए सेम रहता है, यानी कि उसके मुज़क्कर मुअन्नस बाई जमा यू ही होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। इसी तरह हम उसका भी फॉर्मूला लिखते हैं, सब्जेक्ट अगेन हेल्पिंग वर्ब देन वी विल प्लेस नॉट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम देख लेते हैं जी, ये ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बल्कि एग्जैक्टली सेम रहेगा। यू डू नॉट स्लीप। अब ये यू डू नॉट स्लीप हो गया। अब सिंगुलर प्लूरल थर्ड पर्सन देखना है। प्लूरल थर्ड पर्सन में फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, ये फॉर्मूला मैं एक बार भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये सब में सेम रिपीट हो रहा है, लेकिन आप लोगों को मैं चाहता हूँ क्योंकि आप एक नई चीज़ अंडरस्टैंड करें, लर्न करें, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाएंगे इसको वहाँ से उठा के यहाँ पे समझने के लिए। तो इसलिए मैं हर एक के साथ उसका फॉर्मूला साथ साथ लिख रहा हूँ, ऑल्दो इट रिमेन सेम, लेकिन फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके बाद देख लीजिए हमारे पास जो प्लूरल थर्ड पर्सन है बच्चों, वो मैंने आपको बताया था या तो दे होता है या फिर दो नाम होते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने लिखा था। हमने यहाँ पे लिख लिया दे या असलम एंड अली, और इसके बाद हमने लिखा इनका हेल्पिंग वर्ब जो कि है जी डू नॉट, और अब अगर हम इनकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं तो वो है स्लीप। तो असलम एंड अली डू नॉट स्लीप और दे डू नॉट स्लीप। तो ये इस तरह से नेगेटिव हो गया। अब आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन में नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई डू नॉट स्लीप। सेकंड पर्सन यू डू नॉट स्लीप। सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि डिफरेंट है, डज है, नॉट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ही डज नॉट स्लीप, शी डज नॉट स्लीप, इट डज नॉट स्लीप, असलम डज नॉट स्लीप। प्लूरल फर्स्ट पर्सन में सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, आई डू नॉट स्लीप, वी डू नॉट स्लीप। इसी तरह प्लूरल सेकंड पर्सन कोई डिफरेंस नहीं है, यू डू नॉट स्लीप, यू डू नॉट स्लीप। प्लूरल थर्ड पर्सन डिफरेंट है, यहाँ पे सिर्फ ही, शी, इट और नेम थे, यहाँ पे दे आ गया। दे डू नॉट स्लीप एंड असलम एंड अली डू नॉट स्लीप। तो यहाँ तक बच्चों आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। इसमें हमने अंडरस्टैंड किया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो एस्पेक्ट है वो क्या है, वो किस तरीके से डील करता है, उसमें कौन सी तीन चीज़ों को हम डील करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं। वो हमने सीखा था कि सबसे पहले हैबिट्स को, उसके बाद रूटीन्स को, प्रूवन फैक्ट्स को। फिर हमने डिस्कस किया कि जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस की बात करते हैं तो वो हम किन वर्ब्स के साथ एस लगाते हैं और किन वर्ब्स के साथ ई एस लगाते हैं। तो मैंने आपको वो जो वर्ब की फैमिली वो बता दी, डबल एस के साथ, सी एच के साथ, एस एच के साथ, एक्स के साथ और ओ के साथ। इन ये लफ्ज़ जब कभी भी किसी भी वर्ब के एंड पर आएंगे तो आपको उनके साथ ई एस लगाना, यू आर सपोज टू प्लेस ई एस आफ्टर दैट। उसके बाद फिर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल टेंसेस को देखा और पर्सन वाइज देखा और उनको भी सिंगुलर और प्लूरल में देखा। इसी तरह फिर हमने नेगेटिव को देखा और उनको भी सिंगुलर और प्लूरल में देखा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव पार्ट को देखेंगे और साथ ही साथ इसकी उर्दू वाली पहचान जो है उसको भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा अपना।